नमस्ते, मैं विक्रांत काउंसिल के वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। देश में बेरोजगारी का जो सवाल है वो बड़ा मजबूत सवाल है और समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी संख्या में कैसे बेरोजगार हो गई। एक बड़ी संख्या में जो देश की युवा आबादी है वो नौकरियों की तलाश में लगी हुई है और वो सिर्फ अनस्किल्ड लोग नहीं हैं, बल्कि वो लोग जो एक अच्छी पढ़ाई पढ़ चुके हैं, वो लोग जिनको एक अच्छा स्किल आता है, वो बड़े बड़े कंपनियों में पहले भी काम कर चुके हैं, वो भी एक बहुत बड़ी संख्या है जो बेरोजगार चल रही है। तो जो भारत का रोजगार संकट है वह संकट समझना बहुत जरूरी है और इस रोजगार संकट के इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि भारत में इतने बड़े स्तर पर यह बेरोजगारी का तूफान कहां से आया है। तो इसके लिए सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि हमारे मुल्क की अर्थव्यवस्था में जो रोजगार है उसके इर्द गिर्द के आंकड़े क्या कहते हैं। एनएसएसओ 2011-12 का जो आंकड़ा है वो बताता है कि देश में कुल 48 करोड़ नौकरियां मौजूद हैं। अब ये नौकरियां कहने का मतलब ये है कि यहां कुछ संगठित क्षेत्र में नौकरियां हैं, कुछ असंगठित क्षेत्र में नौकरियां हैं, कुछ कृषि क्षेत्र में नौकरियां हैं, कुछ लोगों को वेतन मिलता है, कुछ लोगों को दैनिक मजदूरी मिलती है। तो ये पूरा जो एक हिस्सा है ये मिला के टोटल 48 करोड़ लोगों का बनता है और इसमें 95% जो आबादी है इस 48 करोड़ की वह असंगठित क्षेत्र में है। असंगठित कहने का क्या मतलब होता है कि वो लोग जो ऐसी नौकरियों में लगे हुए हैं जहां कोई पीएफ मौजूद नहीं है, जहां भविष्य को लेकर कोई निधि निर्धारित नहीं की गई है, ग्रेच्युइटी निर्धारित नहीं की गई है और उनके साथ समस्या ये है कि वह भारत के उस आधिकारिक आंकड़े में नहीं आ पाते हैं जहां नौकरियों का एक लेखा जोखा रखा जाता है। बाकी बचे मात्र 5% लोग हैं जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जो बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, जिनका पीएफ निर्धारित होता है, जिनका वेतन बैंकों के जरिए आता है, जिनके नाम पे कुछ ग्रेच्युइटी महंगाई भत्ता प्राप्त होता है और ये बहुत सीमित लोग हैं। तो ये जो नौकरियों का जो विभाजन है संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच में, यही भारत के रोजगार संकट को समझने का पहला पैमाना है। दूसरा पैमाना क्या है? दूसरा पैमाना यह है कि भारत का जो कृषि क्षेत्र है, जो कृषि अर्थव्यवस्था है, वो इस देश में सबसे अधिक लोगों को नौकरियों में रखती है। भारत की तकरीबन 50% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है और यह देश में नौकरियों का एक बड़ा बाजार तय करता है और नौकरियां सबसे अधिक इसी क्षेत्र में बताई जाती हैं। लेकिन समस्या क्या है कि कृषि लाभ का क्षेत्र नहीं है, तो यहां आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, आप बेरोजगारी के दंश से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ये एक दूसरा हो गया। अब जो लोग हैं उसमें भारत में एक और बड़ी चीज है कि 52% लोग स्वरोजगार में काम करते हैं। कोई ठेला लगा रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई अपनी दुकान चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है और समस्या ये है कि ये जो स्वरोजगार है इसका भी कोई बहुत आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है। तो दूसरा पैमाना ये है कि हमने पहला तो ये बताया आपको कि कैसे संगठित और असंगठित क्षेत्र में विभाजन है। दूसरा ये है कि एक कृषि क्षेत्र है और एक आपका स्वरोजगार है। इसका भी जो है बहुत जो पैमाना है वो रोजगार संकट को समझने में मददगार साबित हो सकता है। और अब तीसरी चीज ये है जो हमें बहुत अच्छे से समझनी होगी कि भारत में नौकरियों का जो ट्रांजिशन हुआ, जो परिवर्तन हुआ, वो सन 1991 में हुआ। सन 1991 में जब नई आर्थिक नीति लागू की गई तो एक बड़े स्तर पे रोजगार बाजार तैयार हुआ। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जो कहते हैं, निजीकरण हुआ। भारत के दरवाजे विदेशी कंपनियों के लिए खोले गए। देश में मौजूद तमाम कंपनियों के लिए बहुत से क्षेत्रों में पाबंदियां थी, उनको खोला गया और शहरों में एक बहुत बड़े स्तर पे रोजगार बाजार तय हुआ। और इस रोजगार बाजार की ये थी कि इस रोजगार निर्माण में एक बहुत बड़ी कमी रह गई और कमी ये रह गई कि जब भारत में नई कंपनियां बन रही थी, भारत में नए नए बाजार तैयार हो रहे थे, तो यह बाजार चेन्नई, बंबई, दिल्ली, बेंगलुरु ऐसे बड़े शहरों में ही तैयार हो रहे थे और भारत के इस आर्थिक उदारीकरण का लाभ ग्रामीण इलाकों को नहीं मिल रहा था। और यही कारण था कि जो भारत का रोजगार बाजार है वह शहरी और ग्रामीण के बीच में बंट गया और अच्छे रोजगार, अच्छे पैसे वाली नौकरियां वो सब शहरों के पास गईं और छोटे रोजगार, कम पैसों की नौकरियां वो गांवों के पास आ गईं। तो ये आर्थिक उदारीकरण का एक वो नकारात्मक पहलू था जिसे बहुत समझना जरूरी है अगर हम रोजगार संकट को समझना चाहते हैं। तो अब देश
चल ही रहा था। नोटबंदी, जीएसटी, तमाम इन घटनाओं में जो है बातचीत चल रही थी। लोग कह रहे थे कि नोटबंदी से नुकसान हुआ, जीएसटी से नुकसान हुआ, और अभी हम इस सदमे से उबरने ही वाले थे कि तब तक कोविड-19 जैसी एक भीषण तबाही आ गई। और कोविड-19 की जब तबाही आ रही थी तो यह भारत के रोजगार संकट का सबसे बड़ा उदाहरण बनने जा रही थी। और इस रोजगार संकट में दो चरण आए। पहला लॉकडाउन हमने देखा और दूसरा लॉकडाउन हमने देखा। और पहले लॉकडाउन की बात यह थी कि जब पहले लॉकडाउन में एक बहुत बड़ी आबादी गांव की तरफ लौट रही थी तो शहर को लगा कि कोविड-19 का संकट ग्रामीण संकट है। जो लोग सन 1991 के बाद अच्छी नौकरियों की तलाश में शहरों में गए, एनएसएसओ का लेबर फोर्स सर्वे है जो बताता है कि भारत में हर साल 90 लाख लोगों ने गांव से शहरों की तरफ मूव किया और अच्छी नौकरियों की तलाश में गए। और परिणाम ये रहा कि दिल्ली और मुंबई जैसी जगहों पे 40% से अधिक आबादी आज प्रवासियों की, वो यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा आदि जगहों से जाके वहां पे अच्छी नौकरियां पा रहे हैं। तो जब कोविड-19 का पहला लॉकडाउन लगाया गया तो यही आबादी वापस गांव की तरफ लौटने लगी, क्योंकि इस आबादी ने शहर में नौकरियां तो पा लिया था लेकिन अपने लिए घर नहीं पाया था, अपने लिए जीविका नहीं पाई थी। ये किराए के कमरे में रहते थे, अपनी महीने की कमाई से ही अपना खर्च चलाते थे और इनकी कमाई ऐसी नहीं थी कि इनके पास कोई बचत मौजूद हो। तो एक बड़ी संख्या में हमें सड़कों पर एक बहुत बड़ी भीड़ दिखाई पड़ती है और शहर को लग रहा था कि ये वो लोग हैं जो 2 महीना 3 महीना इस लॉकडाउन को नहीं झेल सकते और इसलिए वापस लौट रहे हैं। तो पहली नजर में लगा कि ये शहरों का नहीं, गांवों का संकट है, और गांवों का संकट है तो ग्रामीण आबादी मनरेगा, कृषि आदि में जो है जाकर रोजगार हासिल कर लेगी। ये हमारा पहला आकलन था। लेकिन हुआ क्या कि दूसरा लॉकडाउन आते आते जो कोविड की वजह से रोजगार संकट ग्रामीण संकट बताया जा रहा था वो शहरों का भी बन गया। और ये बना कैसे? पहले से ही भारत में जो बड़ी कंपनियां हैं वो 8 साढ़े 8 करोड़ के आसपास ही रोजगार देती हैं। बाकी बचा 40 करोड़ रोजगार वह छोटे उद्योगों से आता है, वह ठेला से आता है, रिक्शा से आता है, ओला से आता है, उबर से आता है, जो लोग इसको चलाते हैं, जोमेटो में जो लोग डिलीवरी करते हैं, जो सैलून हैं, जो बसें चलाते हैं, जो शहरों में जो है आपके छोटे छोटे कामों में जो इधर उधर के लोग आपको दिखाई पड़ते हैं यूपी बिहार के, यही वो लोग थे। और समस्या ये हो गई इसमें कि जो ग्रामीण रोजगार संकट लोगों को दिख रहा था वो शहरों में चला गया। वो शहरों में कैसे गया कि बहुत सी ऐसी कंपनियां थी जो पहले से ही परेशान चल रही थी, उनके पास कर्ज का भार था, बाजार में चीन की जो चुनौती थी वो लगातार भारत के टेक कंपनियों को चुनौती दे रही थी। मोबाइल बनाने के मामले में चीन ने भारत का 90% से ज्यादा बाजार कब्जा कर लिया था। लाइट बनाने में, झोला बनाने में, कोई छाता बनाने में, चाकू, मतलब कोई ऐसी एक चीज नहीं थी जहां चीन ने अपना बाजार स्थापित न कर लिया हो। और भारत की छोटी कंपनियां पहले ही चीन के इस बाजार से लड़ रही थी, कर्ज से लड़ रही थी, भारत में मांग से लड़ रही थी। और समस्या यह हुआ कि जब कोविड-19 की मार पड़ी, जब सारे चीजों को रोक दिया गया, ओला ड्राइवरों को बंद कर दिया गया, जोमेटो की डिलीवरी रोक दी गई, दुकानें बंद करा दी गई, सैलून बंद करा दिए गए, सड़कों के किनारे से ठेले हटाए गए, रिक्शा बंद किया गया, जब सब कुछ अचानक से बंद किया गया तो इन कंपनियों को समझ में आया कि इनका तो बाजार ही सिमट गया है। क्योंकि जो बड़े पैसे वाले लोग थे वो बड़े माल में जाते थे, वो बड़े ब्रांडेड सामान लेते थे, लेकिन जो एक बड़ा बाजार छोटी कंपनियों का था वो कौन सा बाजार था? वो वही बाजार था कि यही यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश के लोग थे जो छोटे ब्रांड खरीदते थे, छोटी चीजों में ही अपनी जो है जरूरतों को पूरा करते थे। और शहर में पूरा बाजार इन्हीं की वजह से चल रहा था। लेकिन जब ये आबादी गांव की तरफ लौटी तो शहर में इनकी मांग घटने लगी और एक तरफ से वहां भी संकट पैदा हुआ, सारे छोटे रोजगार, छोटी कंपनियां बंद होने लगी और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि शहरों में भी लोगों की नौकरियां जाने लगी। अब इसमें बहुत सी बड़ी टेक कंपनियां थीं जो बहुत बड़ा नाम थीं, उनके सामने भी लाभ का संकट आने लगा और उन्होंने भी एक बड़े स्तर पे जो है लोगों की छटनी चालू कर दी। और भारत का ये जो रोजगार संकट था यह सिर्फ गांवों का न होके शहरों का हो गया। अब इसमें जो तीसरी चीज समझने की जरूरत थी कि हमने सब कुछ देखा, हमने ये भी देखा कि कोविड-19 की वजह से देश के 97% लोगों की आय कम हो गई, 97% लोगों के सामने गरीबी का संकट आने लगा। लेकिन उस दौरान देश के कुछ चंद लोग थे जिनके पैसों में 1000% की बढ़ोतरी हो रही थी। और यहां पे आया एकाधिकार की चुनौती
मतलब कि कोई एक आदमी ही अब सब कुछ चलाएगा। और एकाधिकार की समस्या ये होती है कि जब भी बाजार में, अर्थव्यवस्था में कोई एक व्यक्ति सब कुछ चलाने की जिम्मेदारी लेने लगता है तो वह नौकरियों को खत्म कर देता है। और भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां नौकरियां हमेशा से छोटे उद्योगों में रही है, स्वरोजगार में रही है, कृषि में रही है। और मैंने अभी आपको आंकड़ा बताया कि महज 8-8.5 करोड़ लोग ही फॉर्मल सेक्टर में लगे हुए हैं, जहां एक अच्छी नौकरियां उनको प्राप्त होती हैं। तो 40 करोड़ लोगों के रोजगार का संकट उत्पन्न हो रहा था। और एकाधिकार की सबसे बड़ी गलती यही है कि जब तक बाजार में कंपटीशन नहीं होगा, नौकरियां नहीं आएंगी। एक व्यक्ति जो बड़ी पूंजी के साथ किसी एक सेक्टर में उतर रहा है, वह प्रौद्योगिकी पे निवेश करेगा, वो नई नई टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, ना कि वो 100, 150, 200 लोगों को लगाकर एक टेक्नोलॉजी की जगह पे काम लेगा। तो वो बड़ी पूंजी के साथ बड़े तरीकों से काम करता है, क्योंकि उसे लाभ कमाना होता है। और ये एकाधिकार की चुनौती ने भी भारत के रोजगार बाजार को बहुत हद तक समट दिया। अब इसमें समस्या क्या हो गई कि जो मैंने आपको जो एक पिछली कहानी सुनाई थी, अब इसको बस एक कहानी के जरिए इसको हम खत्म कर लेते हैं। कहानी क्या कहती है? कहानी ये कहती है कि राम नगीना इसलिए भी परेशान चल रहा था पिछली कहानी में, क्योंकि उसके लड़के को रोजगार नहीं मिल रहा था। अब उसका जो लड़का है निखिल के सामने समस्या ये आ गई है कि निखिल को नौकरी नहीं मिल रही है। और नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, समझिए इस बात को। शहरों में जो लोग थे, मान लीजिए कोई एक नाम है जिनका नाम रोहित कपूर है, और रोहित कपूर एक बड़ी टेक कंपनी में काम करते थे, नोएडा में रहते थे, दिल्ली में उनका ऑफिस था, 30 किलोमीटर रोज आना जाना उनको पड़ता था। और उसके लिए वो नियमित रूप से एक ओला कैब बुक करते थे, और ओला कैब के एक ड्राइवर से उनकी बातचीत हो गई थी, और उसका नाम ही निखिल था। निखिल ओला चलाते थे। अब क्या हुआ कि जब कोविड-19 का लॉकडाउन लगाया गया तो बड़ी टेक कंपनियां ये समझ गई कि वर्क फ्रॉम होम भी कराया जा सकता है। वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया। निखिल जैसे लाखों लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी। निखिल जैसे लाखों लोगों की समस्या ये थी कि वह कार उनकी नहीं थी, वो एक रेंटल कार थी। और रेंटल कार होने की वजह से निखिल जैसे लोगों के पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचता है, और वो वापस जो है अपने गांव की तरफ लौट गए। गांव की तरफ लौटने पर निखिल को पता चला कि इस देश के 40% से अधिक किसान या नहीं चाहते हैं कि उनका लड़का खेती किसानी में लगे। उनके पिता राम नगीना चाहते हैं कि तुम खेती किसानी में नहीं लगोगे, वापिस से जाओ, शहर में रोजगार ढूंढो। शहर में रोजगार ढूंढने गए निखिल के सामने अब समस्या ये आ गई कि बड़ी टेक कंपनियों ने एक बड़े स्तर पे कटौती कर दी। लोगों की सैलरी में कटौती की, लोगों की जरूरतों में कटौती कर दी। और अब निखिल के सामने समस्या ये है कि उन्हें अब वो वैसा रोजगार नहीं मिल रहा है जैसा वो कोविड के पहले पा जाते थे। 3-4 उनके क्लाइंट थे जिनकी वजह से उनको 1000-1200 रुपए की जो है आमदनी हो रही थी हर महीने की, और एक अच्छा खासा 400-500 रुपए का पर डे का मुनाफा वो ओला कैब के जरिए कमा पा रहे थे। अब उनके सामने ये समस्या आने लगी कि लोगों के घटते आय के बीच में उन्होंने अपनी जरूरत की चीजों में कटौती करनी चालू कर दी। और ये एक बड़ी कटौती एक बड़े रोजगार संकट को आमंत्रण कर रही थी। एक अध्ययन है, वो बताता है कि अगर हम इस देश में एक अच्छे रोजगार को बचा ले जाएं तो हम 4 रोजगार को बचा ले जाते हैं। कैसे? एक व्यक्ति जो महीने में 1.5 लाख या 2 लाख रुपए की आय पाता है और वो शहर में रहता है, बड़ी जगहों पे रहता है, वो 4 लोगों को रोजगार देता है। कैसे देता है? वो व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत गाड़ी यूज करता है, उसके लिए उसे एक ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। वह घर मैनेज करने के लिए एक व्यक्ति को रखता है, खाना बनाने के लिए सेफ को रखता है, और भी किसी जरूरत के लिए किसी ना किसी रूप में वो एक व्यक्ति को। तो ऐसा माना जाता है कि अगर इस देश में अगर एक फॉर्मल सेक्टर की नौकरी को बचा लिया जाए तो 4 अन्य असंगठित क्षेत्र की नौकरियों को बचाया जा सकता है। लेकिन कोविड-19 के बाद लगे दोनों लॉकडाउन में समस्या ये हो गई कि हमको पहले लगा कि सिर्फ और सिर्फ असंगठित क्षेत्र की नौकरियां जा रही हैं। अभी आपने उदाहरण के रूप में देखा होगा, गूगल ने लोगों को निकाला, इन्फोसिस ने निकाला, विप्रो ने निकाला। ये तीनों विश्व की, देश की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। अब आप इस रोजगार संकट को ऐसे ही समझिए कि बड़ी कंपनियों में भी समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि उन्हें भी अपने लोगों को अपने काम से निकालना पड़ रहा है। और यही वो संकट था कि कब यह संकट असंगठित क्षेत्र का संगठित क्षेत्र में बदल गया, यह इस अर्थव्यवस्था में न सरकार को समझ में आया, ना ही जो है देश के बड़े पूंजीपतियों को समझ में आया। और भारत का रोजगार संकट इतना गहरा हो चुका है कि वहां आज युवाओं को नौकरियों को हासिल करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। और इस कठिनाई के बीच में हमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि नई नौकरियों का हम सृजन कैसे करें। तो ये जो भारत का रोजगार संकट आया है,
इस रोजगार संकट में हम स्वरोजगार को कितना भी प्रोत्साहित कर लें, लेकिन सच्चाई ये है कि स्वरोजगार में आप अधिकतम 10-12 हजार रुपए, 15 हजार रुपए एक औसत के रूप में देश में लोग कमाते हैं। और 10-15 हजार, 12 हजार रुपए की आय पे हम किसी को भी जो है बेरोजगारी के उस द्वंद से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। 10-12 हजार रुपए में गरीबी के उस बहुत बड़े द्वंद से हम लोगों को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा, ध्यान ये देना होगा, और सरकार इस पे काम भी कर रही है कि अब एक ही चीज बचती है इस पूरे अर्थव्यवस्था में रोजगार पैदा करने की, और ये बचती है कि सरकार कैसे भी करके इस देश में खपत को बढ़ा दे, निवेश को बढ़ा दे, क्योंकि जितना निवेश होगा उतना रोजगार उत्पन्न होगा। इसीलिए इस बार के बजट में भी सरकार ने 10 लाख करोड़ के पूंजीगत निवेश की बात की गई है। रेलवे का एक बहुत बड़ा बजट बढ़ाया है। कंपनियों को लगातार सरकार टैक्स राहत दे रही है कि आप निवेश करिए, आप अपनी कंपनियों के नए नए ब्रांच खोलिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। तो ये भारत का पूरा वो रोजगार संकट है जो कोविड के उस 2 लॉकडाउन में कैसे संगठित से असंगठित और रूप में बदला, कैसे पहले ये संकट सड़क के किनारे लगा रहे ठेला रिक्शा वाले लोगों का संकट दिखाई दिया और अचानक से यह बड़े लोगों का संकट बन गया, और किस तरीके से भारत में रोजगार को लेके इतना बड़ा संकट क्रिएट हो गया। तो ये हमारी अपनी कहानी थी कि निखिल जैसे लोगों के साथ समस्या क्या हो गई कि वो कोविड के पहले और कोविड के बाद किस तरीके से उनके रोजगार पाने के उस पूरे पद्धति में जो है परिवर्तन आता है। तो ये निखिल के जरिए आप समझ सकते हैं। और ये भी बहुत जरूरी है समझना कि निखिल जैसे लोगों के साथ समस्या एक और भी है कि वह सिर्फ ड्राइवरिंग करना जानते हैं, वो ड्राइवर ही बन सकते हैं। और वर्तमान समय में ओला, उबर, आप कंपनियों की फाइनेंशियल रिपोर्ट देख लीजिए, ये दोनों भारत के स्टार्टअप बड़े घाटे की तरफ बढ़ चुके हैं क्योंकि इनकी भी डिमांड मार्केट में घट रही है। तो हमें कैसे भी करके दोनों ही चीजों को, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र को बचाना होगा, क्योंकि भारत के रोजगार संकट को सिर्फ बड़ी कंपनियों के जरिए सुलझाया नहीं जा सकता है। सबसे ज्यादा ध्यान एमएसएमई पे देना होगा, कृषि पे देना होगा, स्वरोजगार पे देना होगा, तभी भारत को इस रोजगार संकट से बाहर निकाला जा सकता है। तो नमस्कार, मैं विक्रांत, काउंसिल के लिए मेरी यह रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।